तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नियमसा में। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि आज हम अपने जो एनसीईआरटी के एपिसोडों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के जो हमने पिछले एपिसोड में अपने बात की थी, वो की थी विनिर्माण उद्योग की। देखिए साथियों कि हमने जो भारतीय ये जो किताब जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में अगर विचार करें तो हमने शुरुआत में ही संसाधन से ही शुरू किया है, तो कहीं न कहीं एनसीईआरटी लगातार एक दूसरे पॉइंट को या एक दूसरे शीर्षक को जोड़ती आ रही है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लौह इस्पात से गाड़ियों का निर्माण होता है और अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। आज हम उन्हीं वस्तुओं का निर्माण तो हो गया, लेकिन उन वस्तुओं को एक से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से ले जाएँगे, उनके बारे में बात करेंगे। अर्थात मेरे संकेत से आप समझ गए होंगे साथियों। और दूसरा, जैसा कि आपके सामने शीर्षक भी लिखा है कि अपने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं साथियों? तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहले भी बात की है, तो साथियों आज हम पढ़ेंगे एक तो अपने कि परिवहन के बारे में कि परिवहन क्या है? इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के हैं परिवहन और कौन और उनके भी अलग-अलग के कौन से भेद है, ये हमारे लिए क्यों सहायक है? और इसके साथ ही भारत में कौन-कौन से परिवहनों के संदर्भ में क्या स्थिति है, उनके बारे में पढ़ने का विचार करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मैं भी पूरा प्रयास करूँगा आप सबको बेहतर से बेहतर कुछ नया सिखाने का प्रयास करूँ। तो चलिए साथियों, बात करते हैं हम आज अपने ही पॉइंट की, अपने ही टॉपिक की कि हम जैसे कि साथियों ऊपर लिखा है कि अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो विनिर्माण है, उद्योग है, वो अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है, मतलब विकास के स्तर पर। तो आज हम कहेंगे परिवहन की विकास के स्तर पर क्या भूमिका है। इससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, परिवहन का नाम आया है तो इस हमें ये भी याद रखना होगा व्यापार क्या है। इससे पहले हमें ये भी याद रखना है कि व्यापारकर्ता कौन है, जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं। तो साधारण अगर व्यापारी की परिभाषा देनी हो तो क्या हो सकती है? और उसके साथ ही हम छोटी-सी परिवहन के बारे में समझते हुए ये भी बात करेंगे कि परिवहन क्या है? जैसा कि साथियों छोटा-सा उदाहरण दूँ कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर का विकास किस प्रकार होता है कि मानव शरीर का विकास तभी होता है जब उसके शरीर के या देह के अंदर वाली जो शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, वो बराबर काम करती रहे। उसी प्रकार परिवहन भी एक प्रकार का देह है, एक राज्य का शरीर है परिवहन। और उसके साथ जो सड़क मार्ग वगैरह है, एक राज्य एक देह के रूप का काम करता है और जो उनका परिवहन मार्ग है, अर्थात कहने का मतलब उसमें जो सड़कें हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे या वो मतलब हवाई यान हो, जो भी हो। विशेष तौर से सड़क के ऊपर बात करें तो वो हमारी क्या है, एक धमनियाँ अर्थात राज्यों की धमनियाँ के रूप पर कार्य करती है। तो जिस प्रकार धमनियों के बिना या शिराओं के बिना शरीर का विकास अधूरा है, उसी प्रकार धमनियों और मतलब सड़कों के बिना या परिवहन के बिना किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र का विकास भी अधूरा है। हम छोटी-सी बात ये भी करेंगे अपने राजस्थान की बात को लेते हुए कि जिस समय हमारा देश या हमारा राज्य, हम देश की बात करें 1947 में आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। उस समय की एक छोटी-सी घटना पढ़ेंगे कि हमने किस प्रकार सड़कों का विकास किया है। तो साथियों बताया जाता है कि लगभग 17,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी, लेकिन यही सड़कें 1951 के बाद धीरे-धीरे 61, 71, 81 और 1991 तक आते-आते 58,000 के मतलब 58,000 और कुछ प्लस में किलोमीटर ये सड़कें इतनी लंबी हो गई। और यहाँ तक कि जो सड़क विकास का जो मास्टर प्लान था 1981 से 2001 तक का, और उसके बाद 2011 आया और 2019, 20, 21 के आसपास अपने मार्च 2019 तक राजस्थान में अगर सड़कों का विकास देखें तो 2,64,000 किलोमीटर के आसपास सड़कों का विकास हो चुका है। तो ये कहीं न कहीं साथियों धीरे-धीरे विकास की प्रगति में सहायक हुई है ये सड़कें। इन सड़कों को क्यों जोड़ा गया है? तो इसका जोड़ने के पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, किसी भी उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, तो ये सारा का सारा काम कौन करती है? या तो सड़क करती। अगर सड़क नहीं करती मतलब सड़क परिवहन या सड़क परिवहन नहीं करता तो फिर कौन-सा? रेल परिवहन करता। रेल परिवहन नहीं करता तो वायु परिवहन करता। या तो जल से होता या स्थल से होता और या कहाँ से होता? वायु से होता। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों परिवहन कहीं न कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
और इन्हीं के कारण हम एक देश की चीजें दूसरे देश में निर्यात करते हैं, एक स्थान की चीजें दूसरे देश में दूसरे स्थान पर निर्यात करते हैं, दूसरे स्थान की चीजें हैं अपने देश या एक दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, वापस आयात करते हैं। उसी प्रकार हमारे भी यात्रा के लिए हमेशा हम सब जानते हैं कि हमें भी आने जाने का या यात्रा करने का या पर्यटक के रूप में घूमने का, तो कहने का मतलब है हम जाने का है, कहीं हमारा भी काम होता रहता है, हमें भी यात्रा करनी पड़ती है, हमारे कुछ किसी काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारा का सारा कार्य करता है, परिवहन करता है साथियों। तो इसके साथ ही इतना तो मैं समझ पा रहा हूँगा कि आपने व्यापारी की परिभाषा तो इसमें से निकाल ही ली होगी। जैसे कि साथियों मैंने आपको पहले भी कहा था कि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं, ये हमने बात की है। लेकिन व्यापारी वो होता है जो क्या करता है, जो व्यक्ति उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, व्यापारी कहलाता है। तो जो व्यक्ति उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उत्पाद को परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यापारी कहलाता है। और इन सब की अहम भूमिका होती है। तो साथियों आज हम इसमें बात करेंगे परिवहन को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो तीन कौन कौन से अलग अलग भाग है, तो उनके बारे में अगर हम जिक्र करें तो वो तीन भाग है। जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो एक है, मतलब तीन भाग, अपन पहले यही लिख देते हैं, परिवहन कितने भागों में है, तीन भागों में है, तीन भागों में विभाजित, तीन भागों में विभाजित। और तीन भागों में विभाजित कौन कौन से तीन भाग है, तो साथियों सबसे पहला है स्थल, या फिर मैं ऐसे ही लिखूं साथियों तो आपको समझ में आएगा। पहला है स्थल, दूसरा है जल, और तीसरा है अपने वो है साथियों आपके वायु। लेकिन इन तीनों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। जैसे स्थल की बात करें तो स्थल में एक सड़क परिवहन, ठीक है, और दूसरा रेल परिवहन, और तीसरा है वो अभी आधुनिक नया आया है, पाइपलाइन। और जहां तक है आज हम सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीन परिवहनों के बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी जल और वायु परिवहन के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जल परिवहन को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। एक तो है नदीय परिवहन के रूप में, नदीय परिवहन, और एक है समुद्री परिवहन, ठीक है। और इसके साथ ही वायु को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और वायु को कौन सा है, एक तो अपने वायु परिवहन, ठीक है, और एक है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, अंतरराष्ट्रीय। तो जैसा कि साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कि वायु परिवहन में भी वायु परिवहन अलग है, उसके साथ ही वायु परिवहन मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ घरेलू विमान सेवा है, और इसके साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है। और यहाँ मैंने जो जलीय परिवहन लिखा है, जल में जो नदीय परिवहन लिखा है, इसका मेरा मतलब है कि आंतरिक जल परिवहन। और एक मैंने लिखा है समुद्री परिवहन। तो समुद्री जैसे एक देश से दूसरे देशों में किसी भी चीज है का आयात करना है या निर्यात करना है, जैसे एक पत्तनों के माध्यम से तटों पर बनाए गए जो पतन है उनके माध्यम से क्या किया जाता है, एक दूसरे चीज का, या जिसे हम बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये नदीय परिवहन को आप दूसरा नाम आंतरिक जल परिवहन के रूप में भी कह सकते हैं। और वायु परिवहन, एक घरेलू वायु परिवहन अलग होता है, विमान परिवहन, और एक अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन है। तो ये जो वायु परिवहन है ये है घरेलू विमान, कौन सा है, घरेलू विमान परिवहन। और दूसरा है वो है साथियों अपने जो अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन है, घरेलू में देशी यात्रा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन। और मेरे ख्याल से आप ये फिर ऐसा याद नहीं करो तो ये सीधे ही याद कर सकते हो कि घरेलू विमान परिवहन, फिर इनको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक तो निजी
और एक है सार्वजनिक। एक सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार द्वारा संचालित वायुयान है, और एक है अपना निजी। जैसे कि अपने पहले इंडिगो वगैरह ये किसके पास था? ये सरकार के पास था, लेकिन हाल ही में सरकार ने इनका क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया, टाटा ग्रुप को दे दिया। तो खैर ये है अपने घरेलू विमान परिवहन में, एक तो निजी है और एक सार्वजनिक है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन है। उसी प्रकार ये नदी परिवहन है, उसी प्रकार समुद्री परिवहन है। ये आंतरिक जल परिवहन के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक जल परिवहन। कौन सा परिवहन? आंतरिक जल परिवहन। वास्तविक रूप है आंतरिक जल परिवहन। मेरा मेरा कहने का मतलब है नदी परिवहन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नदियों के अंदर एक तो समुद्र जो बड़ा विशाल होता है, अथाह होता है, लेकिन समुद्र की अपेक्षा नदी छोटी होती है। तो जो समुद्र, तो नदी भी आखिर जाकर किस में मिलती है? समुद्र में। तो एक तो नदी परिवहन जिसे आंतरिक जल परिवहन के नाम से, और एक होता है समुद्री परिवहन। एक बार साथियों वापस आइएगा यहाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, पाइपलाइन की। इसके साथ ही परिवहनों में ये भी भूमिका निभाते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सबको सहायता पहुंचाने के लिए भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है, इन परिवहन को सहायता पहुंचाने के लिए व्यापार, ये एक दूसरे के व्यापार है या संचार के माध्यम है, ये सब क्या है? एक दूसरे के मतलब पूरक होते हैं। इसके साथ ही रेल है, वायु जल परिवहन, समाचार पत्र है, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट, ये भी विकास के अनेक प्रकार है। हम कहने का मतलब है आज हम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें हम आज विशेष तौर से पढ़ेंगे परिवहन के 3 भागों के रूप में। एक स्थल परिवहन, एक जल परिवहन, एक वायु परिवहन। स्थल परिवहन आप परिभाषा समझ गए होंगे कि धरती पर जितने भी परिवहन के साधन चल रहे हैं वो स्थल परिवहन है। मतलब कहने का मतलब स्थल पर, जमीन पर। और इसके साथ ही जल है, जो जल में चलने वाले हैं वो सब किस में आएंगे? अपने जलीय परिवहन में। और जो वायु है, वायु में कौन से आएंगे भाई? अपने जो वायु में ऊपर आसमान में उड़ते हैं। तो खैर एक ये आंतरिक जल परिवहन है, तो ये भी थोड़ा सा आपको आंतरिक और समुद्री परिवहन ये थोड़ा याद कर लेना अपने जल के संदर्भ में। और दूसरा है, आप अगर ये नदी याद नहीं करें तो आप कंफ्यूजन भी नहीं होंगे, एकदम ठीक तरीके से याद कर पाएंगे कि आंतरिक जल परिवहन हो सकता है आपके अनुसार इसकी भी परिभाषा चेंज हो सकती है। फिर देखिए वायु परिवहन में घरेलू विमान परिवहन है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन, जिस घरेलू में निजी और सार्वजनिक है। इनके बारे में हम और बात कर लेंगे आगे, लेकिन आज विशेष तौर से बात कर रहे हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इससे पहले हम व्यापारी की, जैसे कि अभी मैंने परिभाषा बताई थी व्यापारी की क्या परिभाषा है, तो आपको भी, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी देख लीजिएगा व्यापारी की परिभाषा, कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, व्यापारी कहलाता है, व्यापारी कहलाता है। तो व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति उत्पाद को, मतलब निर्मित, जो अपने उद्योगों में निर्मित वस्तु होती है, उस वस्तु को कहाँ पहुंचाता? परिवहन के माध्यम से या परिवहन के द्वारा कहाँ पहुंचाता है? उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। ठीक है साथियों, तो ये है व्यापारी की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे स्थल में सड़क परिवहन। सड़क को भी अलग 6 भागों में विभाजित किया गया, अलग अलग है सड़क के बीच है कौन कौन से भाग है। इससे पहले हम सड़क परिवहन के बारे, विकास तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, प्रारंभिक विकास कैसा था। और अगर हम पीछे जाएं तो साथियों, हमने जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यताओं में भी देखा है, आज से लगभग 4-5 हजार साल, लगभग 4 हजार साल या 3500 साल, 3500 साल वर्ष पहले भी हमारे देश में या सिंधु घाटी सभ्यता जैसे क्षेत्रों में सड़कों की एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है। सिंधु घाटी की विशेष या प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि वहां पर सड़कें समकोण काटती होगी। तो इसका मतलब हम ये भी समझते हैं कि उस समय भी सड़कों का कितना महत्व रहा होगा। तो आज वाले विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के समय में
कितना महत्वपूर्ण रहा है सड़क वो। दूसरा, रेल मार्ग का विकास सड़क मार्ग के बाद होता है साथियों, और पाइपलाइन का तो इससे भी बाद होता है। आपको पता होगा, रेल के विकास की बात करें, रेल परिवहन की, तो अंग्रेज अधिकारी या भारत के गवर्नर जनरल जिनका नाम लॉर्ड डलहौजी, ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने गोद निषेध प्रथा और व्यापक सिद्धांत लेकर भारत में, कहने का मतलब है इसी के कारण कहीं न कहीं 1857 की क्रांति की जो ज़्यादा मतलब बीज इसने भी बोए थे। कहने का मतलब है कि अंग्रेज लगातार हमें कष्ट पहुँचा रहे थे, लेकिन उन कष्टों में, या घाव तो अंग्रेजों ने लगाए, लेकिन उस घाव में नमक डालने का अगर किसी गवर्नर ने काम किया है, तो वो गोद निषेध प्रथा के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा किसने किया है? जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने किया। हम ये भी पढ़ते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए क्या करती है? अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। उसी प्रकार मतलब सैनिकों के कहने पर या क्रांतिकारियों के कहने पर कहीं न कहीं बादशाह बहादुर शाह जफर भी क्या करता है? कहीं न कहीं अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता है। आखिरकार जितने भी क्रांतिकारी हैं, सब क्रांतिकारी मिलकर भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराएँ, अपनी-अपनी रियासतों को आज़ाद कराएँ। तो उसी समय, उसी के शासनकाल में साथियों, वैसे माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो बुरा भी कर सकता है। तो उसने ये काम तो बुरे किए, जैसे गोद निषेध प्रथा वगैरह है। इसी के साथ व्यापक नीति सिद्धांत वगैरह है। लेकिन राज्य हड़प की नीति उसकी खराब थी, लेकिन वहीं जैसा कि हम जानते हैं कि साथियों, इंग्लैंड ट्रेन रेल का आविष्कार जो इंग्लैंड में होता है, लेकिन 1830, 31, 32 के आसपास इंग्लैंड में धीरे-धीरे उसका विकास हो रहा था, और कम ही वर्षों में, अर्थात 20 या 21 वर्षों में ही 1853 में रेल हिंदुस्तान में आ जाती है, और उसके बाद रेल का विकास या रेल परिवहन का विकास हिंदुस्तान में होता है। और फिर आती है पाइपलाइन। पाइपलाइन का विकास बाद में होता है साथियों। अब हम पढ़ते हैं उनमें से सड़क परिवहन, उनकी विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे। सड़क परिवहन कहाँ-कहाँ काम आता है और कितना महत्वपूर्ण है, या इनकी महत्ता वर्तमान में क्यों बढ़ती जा रही है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आगे हम पढ़ते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो आपको याद हो गया होगा जैसे कि परिवहन 3 प्रकार के हैं। पहला स्थल है, दूसरा जल है और तीसरा वायु है। स्थल में 3 है समुद्री, स्थल में अपने 3 है सड़क परिवहन, उसके साथ ही रेल परिवहन, और तीसरा है पाइपलाइन। फिर हम बात कर रहे थे जल की, तो आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन, और उसके बाद हम बात कर रहे थे वायु की। तो वायु में भी मतलब परिवहन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें एक तो है घरेलू विमान सेवा या परिवहन, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को भी अलग 2 भागों में विभाजित किया गया, एक सार्वजनिक है और दूसरा कैसा है साथियों? निजी है। चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। अगर विश्व में बात करें भारत की, तो सड़कों के जाल में विश्व के अग्रणी देशों में से भारत एक है। इतने विश्व में जितने भी देश है, उन देशों में जितनी सड़कों का जो जाल बिछाया गया, उन सड़कों के जाल में, अर्थात है सड़कों के निर्माण में विश्व के अग्रणी देशों में से एक देश हिंदुस्तान भी है। और सड़क परिवहन का निर्माण रेलवे परिवहन से पहले हुआ, और इसका मतलब पहले जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि 1853 तक आते-आते हिंदुस्तान में तो रेल आई है। लेकिन क्या इससे पहले सड़कें नहीं थी क्या? सड़कें तो इससे पहले भी थी। हमने उदाहरण के ज़रिए देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सड़कें थी, और कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की एक विशेषता भी, मतलब उसकी विशेषता भी थी कि सड़कें समकोण पर काट रही थी। तो कहने का मतलब है, और लगभग ये हिंदुस्तान में 56 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब ये जड़ सड़कें हैं। जिसमें हमने बात की थी कि राजस्थान में भी कम से कम कितने हैं, ये आंकड़े जो 56 लाख वाले हैं, ये 2017-18 तक के आंकड़े हैं साथियों। उससे उसके बाद आंकड़े बढ़ भी गए होंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि अ, आप इतना ध्यान रखना कि जैसे मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया आपको, और राजस्थान का उदाहरण देते हुए हम ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार 1951 में 17,000 के आसपास या साढ़े 17,000 के आसपास रेल परिवहन सड़कों का किलोमीटर में निर्माण था, और वही 1991 तक आते-आते 58,000 हुआ, और वापस 2019 मार्च 2019 तक आते-आते 2,64,000 किलोमीटर के आसपास सड़कों का निर्माण क्या हो गया? पहुंच गया। प्रारंभ में देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे विकास की परियोजनाओं में
गति बढ़ी। जैसा कि हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो भी इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए साथियों, जैसे कि हम अगर राजस्थान की बात करें पंचवर्षीय योजना, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि राजस्थान की अगर पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण में लगभग कितने 5.6 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। दूसरे में 10.2 करोड़ रुपए की बात की गई थी। लेकिन यही जिस समय नवी पंचवर्षीय योजना आई, तो उसमें लिखा था कि 3,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करेंगे हम? 3,000 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण में मतलब क्या करेंगे? खर्च करेंगे, जिससे कि सड़कों का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ज्यो-ज्यो विकास बढ़ा, तो विकास के बढ़ने में भी इन सड़कों ने महत्वपूर्ण, अगर ये सड़कें या ये परिवहन अगर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, या देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा नहीं होते, राष्ट्रीय जीवन रेखा, तो फिर इनके बिना मतलब कौन इतने रुपए खर्च करता? तो इसका मतलब है कि इनकी बहुत सारी भागीदारी है। ये हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं। सड़कें या परिवहन हमारे लिए समय की बचत करते हैं। मान लो हमें यहाँ से जोधपुर जाना है, या 100 या 100 किलोमीटर जाना है, अगर पैदल चलते तो लगभग कम से कम देखें तो भी हमें 1 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन वहीं गाड़ी में जाए तो 100 किलोमीटर लमसम हम 2 घंटों के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हम सबके लिए फायदेमंद है। कहने का मतलब है सस्ता भी है, सुलभ भी है, कम समय में हमें वहाँ पहुँचा देता है। तो देखिए साथियों, भारत विश्व के सड़क निर्माण के जाल में अग्रणी देश, अग्रणी देश, ठीक है। दूसरा, 56 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण। इसके साथ ही रेलवे परिवहन से उपयुक्त तथा रेलवे परिवहन से उपयुक्त भी है, तथा इससे पुराना मतलब प्राचीन, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, यह है कि भारत विश्व के सड़क निर्माण के जाल में अग्रणी देशों में से है। लगभग 56 लाख किलोमीटर तक भारत में सड़कों का निर्माण हो चुका है, रेलवे परिवहन से उपयुक्त है, तथा इसके साथ ही इससे रेलवे परिवहन से ये क्या है, सड़क परिवहन प्राचीन भी है। अब जो ये उपयुक्त है या ज्यादा है, आजकल लोगों का या सरकार का भी ज्यादा झुकाव किसकी ओर है? सड़क परिवहन की ओर है। क्यों है? सड़क परिवहन के मतलब सड़क परिवहन के महत्व के कारण, सड़क परिवहन सड़क परिवहन की महत्ता के कारण। क्या कारण है इसके? देखिए, पहला, सस्ता और सुलभ, ठीक है। किससे? रेलवे परिवहन से, रेलवे परिवहन से। सड़क परिवहन रेलवे परिवहन से सस्ता और क्या है, सुलभ है। दूसरा, उबड़ खाबड़, उबड़ उबड़ खाबड़ जमीन पर भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है, का निर्माण किया जाना, ठीक है। इसके साथ तीसरा,
ढलान वाले क्षेत्रों में भी सड़क का निर्माण, ढलान वाले क्षेत्रों में भी इसका निर्माण ठीक है। इसके साथ ही साथियों और बात करें तो हम यहाँ बात करते हैं कि ढलान वाले क्षेत्रों में भी इसका निर्माण है वो, और इसके साथ ही ये सस्ता और सुलभ है, तो ये कम लागत भी कहते हैं, मतलब कम लागत की सड़क। ये रेल में क्या करते हैं, रेल परिवहन में ज्यादा लागत लगती है, लेकिन सड़क परिवहन में क्या है, कम लागत लगती है। इसके साथ ही कम समय, कम दूरी और कम वेतन में सहायता पहुंचाता है। कम समय में और कम दूरी, ठीक है। और इसके साथ ही घर घर उत्पाद पहुंचाने में सहायक और सबसे अंत की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये मतलब सड़क परिवहन सड़क परिवहन रेलवे स्टेशन, वायु व पतनों को सड़कों के माध्यम से जोड़ता है। देखिए साथियों, सड़क परिवहन के बारे में, भारत विश्व के सड़क के निर्माण जाल के अग्रणी देशों में से एक है। लगभग 56 लाख किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण या सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। रेलवे परिवहन से भी उपयुक्त है तथा रेलवे परिवहन से भी प्राचीन है अपना सड़क परिवहन, ठीक है। अब सड़क परिवहन की महत्ता के कारण क्या है, कि क्या कारण है कि ज्यादा से ज्यादा सड़क परिवहन की ओर ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे परिवहन से भी ज्यादा बेहतर विकास सड़क परिवहन का किया जा रहा है। तो इसका करने का है, सबसे पहले ये सस्ता और सुलभ है, अर्थात अगर रेलवे परिवहन के लिए रेलवे की पटरियों में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और तो इसके साथ सड़क के निर्माण में कम लागत आती है। दूसरा, उबड़ खाबड़ जमीन पर भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन रेलवे लाइनों को बिछाना मुश्किल है। ढलान वाले क्षेत्रों में भी सड़क का निर्माण किया जाता है। उदयपुर की घाटियों को देखा होगा, या फिर जम्मू कश्मीर की घाटियों वैलियों को देखा होगा, तो वहां पर भी सड़क का निर्माण तो किया जा चुका है, लेकिन कहीं न कहीं रेलवे परिवहन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, रेलवे लाइनों में बिछाने की दिक्कत आ रही है। जैसे कि नदी है, नदी के ऊपर पुल बनाने में भी रेलवे परिवहन को भी आगे बढ़ाने में या विकास करने में दिक्कत आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल को देखें तो भी दिक्कत आ रही है। अब देखिए आगे, फिर एक कम समय में, कम दूरी में और कम वेतन से क्या करता है, सहायता पहुंचा देता है। रेल है, एक जगह हर 2-3 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद रुकना संभव नहीं है रेल के लिए, तो इसलिए ये कम समय के लिए है, ये सड़क परिवहन ही महत्वपूर्ण परिवहन की भूमिका निभाते हैं। घर घर उत्पाद है जो, वो भी घर घर पहुंचाने में सहायक कौन सा है, वो भी अपना सड़क परिवहन है। और इसके साथ ही सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सड़क परिवहन रेलवे स्टेशनों को भी जोड़ता है सड़कों के माध्यम से, समुद्री पतनों को भी जोड़ता है सड़कों के माध्यम से, और वायु स्टेशनों को भी जोड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एयरपोर्टों को भी ये क्या करता है, सड़कों के माध्यम से जोड़ता है। तो ये कारण है, इन कारणों से सड़क परिवहन की महत्ता सबसे अधिक बढ़ती जा रही है। हो सकता है बोर्ड 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा इस पार्ट से कि सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण हो सकते हैं, तो ये सारे कारण सड़क परिवहन की महत्ता के कारण हैं। चलिए साथियों, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि सड़क परिवहन को या सड़कों को कितने भागों में विभाजित किया गया है।
तो साथियों सड़कों को सक्षमता के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। किन के आधार पर? सक्षमता के आधार पर। तो सक्षमता के आधार पर सड़कों के 6 भाग कौन कौन से हैं? 6 भाग। एक तो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराष्ट्रीय परियोजना, एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राज्य राजमार्ग है, इसके साथ ही जिला राजमार्ग है। तो सक्षमता के आधार पर, सक्षमता के आधार पर सड़कों को 6 भागों में विभाजित किया गया। विभाजित सक्षमता के आधार पर सड़क परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। अब ये जो सड़क परिवहन है, मतलब ये जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, इनको अलग 6 भागों में। तो सबसे पहली बात करें तो वो पहला है अपने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, महाराजमार्ग। ठीक है, पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है। दूसरा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। तीसरा राज्य राजमार्ग है। चौथा जिला राजमार्ग। पांचवा कौन सा है साथियों? सीमांत या अन्य सड़कें, अन्य सड़कें। और छठा है वो है सीमांत राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग साथियों? सीमांत सड़कें। ये 6 है। सक्षमता के आधार पर सड़कों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या सड़क परिवहन देखें तो कितने भागों में भारत में? तो 6 भागों में। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज की, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज में कितने कौन कौन से 4 शहर हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके साथ ही स्वर्णिम अपने चतुर्भुज महाराजमार्ग जो एक पहला प्रकार है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, सक्षमता के आधार सड़कों को 6 भागों में विभाजित किया। और इसमें क्या है, दिल्ली से चेन्नई या चेन्नई से मुंबई, मतलब ये मुंबई से चेन्नई या चेन्नई से मुंबई है, ये चेन्नई से मुंबई और दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लाइन महानगरीय मतलब महाराजमार्ग अर्थात सड़कों का क्या किया गया? निर्माण करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना लाई गई। ठीक है साथियों, और इस परियोजना के क्या है कि 2 अलग अलग बिंदु है, 2 अलग अलग गलियारे हैं, जिसमें पहला गलियारा है, अगर पहले गलियारे की बात करें, इस परियोजना के कितने गलियारे? 2 गलियारे, 2 गलियारे। पहला गलियारा है वो है पहला गलियारा कौन सा है साथियों? तो वो है अपने उत्तर दक्षिण गलियारा। और दूसरा गलियारा है तो वो है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। अब कहां से कहां तक है गलियारा? तो देखिए साथियों, उत्तर गलियारा है वो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर में श्रीनगर से
कन्याकुमारी तमिलनाडु। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये है अपने असम से, कहाँ है, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। तो ये दोनों याद रखना कि जम्मू कश्मीर से लगाकर तमिलनाडु अर्थात श्रीनगर से कन्याकुमारी, और दूसरी अगर बात करें तो वो है अपने सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक। साथियों मैं यहाँ सिलचर लिखा नहीं है, आप याद कर लेना, असम का क्षेत्र है सिलचर, और सिलचर से लगाकर पोरबंदर गुजरात तक क्या है, इसका निर्माण करना है। और निर्माण के उद्देश्य, तो मैं यहाँ उद्देश्य भी लिख देता हूँ। उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि मेगा सिटी के बीच की दूरी व समय अंतराल को कम करना, वह समय अंतराल को कम करना, एक तो समय कम करना मतलब कम समय, और ये तय है कि अगर बीच की दूरी कम हो गई तो वहां पहुंचने के लिए समय भी क्या क्या होगा साथियों, कम होगा। अब देखिए, तो ये इनके महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग प्रश्न में पूछ लिया जाए। तो जैसे कि हम भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहा है कि जैसे दिल्ली चेन्नई और चेन्नई मुंबई और दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लाइन सड़कों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना लाई गई है। इस परियोजना को 2 गलियारों में विभाजित किया गया है। पहला गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो है श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, और दूसरा है वो है अपना पूर्व पश्चिम गलियारा, और ये है असम से लगाकर पोरबंदर गुजरात तक, अर्थात असम से गुजरात तक, और वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी अर्थात जम्मू कश्मीर से कहाँ तक, मतलब अपने तमिलनाडु तक। ये इस प्रकार चलता है उत्तर से दक्षिण, और दूसरा यहाँ से चलता है पश्चिम से पूर्व तक। तो ये सीधा और दूसरा ये भी सीधा, तो ये है अपना स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, इनके उद्देश्य भी हमने पढ़ लिए। अब हम साथियों पढ़ेंगे आगे कि वो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बाद है वो है राष्ट्रीय सड़कें या राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, यह मतलब राष्ट्र की या देश की महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक दूसरे में सड़कों के माध्यम से जोड़ता है। दूसरा, और ये इनमें सड़कों का निर्माण कौन कराता है, तो ये याद रखना पीडब्ल्यूडी, और इसका पूरा नाम होता है पीडब्ल्यूडी का है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और ये लोक निर्माण विभाग क्या करता है, ये लोक निर्माण विभाग यहाँ सड़कों का निर्माण करता है, और इन जो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें जितनी भी है इसके अंदर जो भी सड़कें बनाई जाएगी उन सब का ध्यान केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा, ताकि देश की आर्थिक स्थिति में क्या लाया जाए, सुधार लाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद है वो है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग की बात करें तो राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं कि राजधानी क्षेत्र मतलब राजधानी को प्रत्येक जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है, राज्य राजमार्ग कहा जाता है। राजधानी क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली, जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य राजमार्ग कहते हैं। और इसका ध्यान कौन रखता है साथियों, इसका ध्यान रखता है पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है ये राज्य राजमार्ग के सड़कों का निर्माण वगैरह कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनकी देखरेख के लिए, उनके विकास के लिए।
तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD के नेतृत्व में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा, और केंद्र ये राज्य राजमार्ग है। और अगर राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजस्थान की बात करें तो फिर है साथियों NH15, और NH15 कितने किलोमीटर है? तो 875 किमी, ठीक है। और दूसरा राज्य राजस्थान का सबसे छोटा अगर कोई पूछ लिया जाए तो वो छोटा है अपने, और ये दूसरा अपने, हाँ सबसे छोटा, ये तो बड़ा है, और छोटा राज्य पूछ ले तो वो है अपने राजस्थान का, वो है NH79A। कितने किलोमीटर है साथियों? 35 किलोमीटर है, वो अजमेर में है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है अलग से कि राजस्थान का अगर छोटा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ ले तो वो NH कौन सा है? 700 मतलब माफ कीजिए 79A है, और अपने NH सबसे बड़ा पूछ ले तो वो है NH15 है। अब चलिए साथियों आगे आगे हम बात करेंगे, वो करेंगे जिला राजमार्ग की। चौथा है जिला राजमार्ग, ये चौथा जिला राजमार्ग। ये जिला मार्ग क्या करती है? प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती, जिला मुख्यालय से जोड़ना, मुख्यालय से जोड़ती है ये सड़कें, ठीक है। प्रशासनिक केंद्र है उनको जिला मुख्यालय से जोड़ती है, और इसके साथ ही, और इनके ऊपर नियंत्रण किनका रहता है? वो रहता है जिला परिषद का, जिला परिषद। जिला परिषद का क्या रहता है? नियंत्रण जिला परिषद ही ध्यान रखती है इनका, इनके बारे में क्या करना है या क्या नहीं करना है। जिला परिषद का उत्तरदायित्व है इन सड़कों की व्यवस्था करना। तो जिला राजमार्ग के बारे में हमने बात कर ली। जिला राजमार्ग प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, और ये जिला परिषद के नियंत्रण में, इनका सारा का सारा व्यवस्था कौन करती है साथियों? जिला परिषद करती है। पांचवी बात करें तो फिर वो अन्य सड़कें हैं, अन्य सड़कें। और अन्य सड़कों में साथियों याद रखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनका मतलब है कि प्रत्येक पंचायत को क्या करना कि जोड़ना जिला मुख्यालय से, कि पंचायत को जिला मुख्यालय से, पंचायतों को जिला मुख्यालयों तक जोड़ना, जिला मुख्यालयों तक जोड़ना, ठीक है। पंचायतों को जिला मुख्यालय तक जोड़ना, ये है अपने अन्य सड़कों में। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी सम्मिलित है। और फिर अपना है छठा, और छठे को कहते हैं सीमांत सड़कें। क्या कहते हैं? सीमांत सड़कें। और इसका मतलब है सीमांत क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ना, सड़कों द्वारा जोड़ना। सीमांत सड़कों को क्या करना? सीमांत क्षेत्रों को सड़कों के द्वारा जोड़ना। इसके लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की गई है। किसके लिए साथियों? तो वो की गई अपने कि सीमांत सड़कों के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की गई है। सड़कों के लिए भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन आता है, और ये आता है सीमा सड़क संगठन। कौन सा संगठन है साथियों? सीमा सड़क संगठन। किसके अधीन आता है? भारत सरकार प्राधिकरण। तो ये सड़कें, सीमांत सड़कें जितनी भी है वो किसके है? भारत सरकार प्राधिकरण, प्राधिकरण के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन का निर्माण, सीमा सड़क संगठन का निर्माण।
ठीक है। सीमा सड़क संगठन का निर्माण, और निर्माण होता कब है, ये 1959 में। इसमें याद रखना साथियों, जो अपने सुरंग बनाई गई है, आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, और यहाँ तक कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनी है अपने जम्मू कश्मीर में एक अटल टनल सुरंग है। सुरंग कितने किलोमीटर है साथियों, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये याद रखना है कि ये जो 1960 में जो भारत सरकार प्राधिकरण के तहत एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन के मतलब सीमा सड़क संगठन का निर्माण है, या सीमा सड़क संगठन ने ही जो अटल टनल है उसका निर्माण किया। ये सुरंग है, 9.02 किलोमीटर है, और ये मनाली जम्मू कश्मीर, मनाली जम्मू कश्मीर, ठीक है, JNK अर्थात है मनाली क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। वहां क्या रहता था, जिस समय सर्दी पड़ती थी बर्फ के कारण 6 महीने तक वो रास्ता क्या रहता था, अवरुद्ध रहता था पहाड़ियों का। लेकिन इन मनाली ये अटल टनल के बाद ये बरस भर रास्ता खुला रहता है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, और इसके साथ ही ये समुद्री तल से कितना किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, माफ कीजिए 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। किससे, समुद्री तल से ऊंचाई पर। ठीक है, और कौन सी पहाड़ियां हैं, तो पीर पंजाल पहाड़ियां, ये भी याद रखना, पीर पंजाल की पहाड़ी अटल टनल का है, ये थोड़ा याद रखना। पीर पंजाल की पहाड़ियां समुद्री तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई है, और मनाली है यहाँ अटल टनल कितने किलोमीटर लंबी है, 9.02। और ये सीमांत सड़कों के अंतर्गत जो मतलब कहने का मतलब है सीमा सड़क संगठन के द्वारा इनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इस प्रकार ये अपने साथियों सड़कों का जो है अपने सक्षमता के आधार पर सड़कों के भेद पूरे हो जाते हैं। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि जो निर्माण प्रक्रिया में उत्पाद काम में लिए जाते हैं, जैसे कि अपने सीमेंट के तौर पर भी हम बात कर सकते हैं, या कोल तार के पक्की सड़कें हैं या कच्ची सड़कें हैं। तो उत्पाद के तरीके या निर्माण के लिए जिन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है उनके आधार पर भी सड़कें दो प्रकार की होती है, और वो एक पक्की सड़क होती है और एक कच्ची सड़क होती है। पक्की सड़क सीमेंट की हो सकती है, कोल तार की भी वो बनाई जा सकती है, और कच्ची सड़क है ये वर्ष भर महत्वपूर्ण रहती है, मतलब इनमें कोई दिक्कतें नहीं आती इतनी। लेकिन जो कच्ची सड़कें होती है वो वर्षा के समय अनुपयुक्त हो जाती है, उपयुक्त नहीं रहती, अनुपयोगी भी हो जाती है, क्योंकि वर्षा के अवसर पर उनका उपयोग नहीं किया जाता। तो आपको याद करना है, उत्पाद निर्माण उत्पाद के आधार पर भी सड़कें कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है साथियों। दो कौन कौन से प्रकार है, तो पक्की सड़क और कच्ची सड़क। पक्की सड़क जो भी है कोल तार है अपने, मतलब जो डम्बर की सड़क है वो, और इसके साथ सीमेंट की सड़कें बनाई जाती है पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिए, वो ये पक्की सड़कों में सम्मिलित है। और कच्ची सड़कों की बात करें तो वो कौन सा है अपना, तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटी अलग से सड़कें बनाई जाती है जिसे कच्ची सड़कों के नाम से जाना जाता है। तो ये कच्ची सड़कें, इन पर चलना बरसात की ऋतु में संभव नहीं हो पाता है, अर्थात ये रास्ते खराब होते जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन, तो सबसे पहले रेलवे परिवहन क्या काम में आता है, तो ये है भारी वस्तुएं लंबी दूरी तय करने में, लंबी दूरी तय करने में और यात्रा में। ठीक है, तो कोई भारी वस्तुएं हैं या लंबी दूरी तय करनी है या यात्राएं करनी है, तो इनके लिए लंबी दूरी तय करना मतलब कोई लंबी यात्राएं, तो इनके लिए क्या है, रेलवे परिवहन महत्वपूर्ण है। अब रेलवे परिवहन का विकास है, रेलवे परिवहन का विकास उत्तरी मैदान में अच्छा हुआ। कौन से मैदान में, उत्तरी मैदान में बेहतर है। अब क्यों है बेहतर, बेहतर होने का कारण है वहां दिक्कतें इतनी है, वहां के नदियों पर क्या बनाए जाते हैं, पुल पुल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई है, बाकी बेहतर है वहां। और बेहतर होने के कारण क्या है,
कि रेलवे परिवहन का विकास उत्तरी मैदान में बेहतर है। क्या कारण है? तो एक तो वहां की जनसंख्या जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या, इसके साथ ही समतल भूमि है, समतल भूमि, धन संपदा, आर्थिक स्थिति भी है ना, आर्थिक संपदा, संपदा आदि, आर्थिक संपदा आदि कारकों के कारण क्या है, रेल परिवहन वहां पर उत्तरी मैदान में विकसित है, मजबूत है, विकासशील है। अब देखिए रेल परिवहन के लिए दिक्कतें कौन कौन करता है साथियों। रेल परिवहन के जो मतलब है कि दिक्कतों आने में या रेल परिवहन को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो भू आकृति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, भू आकृति है, इसके साथ ही मतलब वहां की जनसंख्या है, अगर मान लो कम जनसंख्या है तो वहां होगा नहीं। भू आकृति में कहीं मान लो पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, कहीं वन क्षेत्र है, जैसे कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों के कारण रेल लाइन बिछाना मुश्किल है। वहीं राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल के कारण रेलवे लाइनों का विकास कम हो पाया है। वहीं गुजरात का क्षेत्र है, वहीं अगर हम बात करें जो पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है, वहां पर भी लाइनों का विकास तो रेल लाइनों का विकास तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कभी कभार वो रेलवे लाइनों का अंदर धंस जाना, ऐसी दिक्कतें आती है, कभी कभार भूस्खलन का आना, इन दिक्कतों के कारण रेलवे लाइनों का विकास संभवतः इतना हो नहीं पाया कि जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी विकास निरंतरता तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान वाला पश्चिमी क्षेत्र है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। अब याद करने में महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली रेल, भारत में पहली रेल कब चलाई गई? 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। और कितने किलोमीटर चलती थी साथियों? थाने तक। कितने किलोमीटर की यात्रा करती थी वो? 34 किलोमीटर की यात्रा, किमी चलती थी। कितने किलोमीटर चलती थी? 34 किलोमीटर। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मैं उदाहरण दूं पहाड़ी क्षेत्रों का, तो अभी पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलवे को बढ़ावा देने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे को बढ़ावा देने के लिए भी रेलवे लाइन कश्मीर की घाटी के बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। बनिहाल क्षेत्र है मतलब घाटी, कश्मीर घाटी में, कश्मीर की घाटी, घाटी के बनिहाल से, बनिहाल से बारामूला तक, बारामूला तक रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। जा चुकी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, रेलवे परिवहन को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करें तो रेलवे परिवहन को प्रभावित करने वाले वो तत्व कौन कौन से हैं? तो उन तत्वों में मैंने आपको कहा था भू आकृति है, दूसरा आर्थिक स्थिति है। हमने पहले भी बात की थी कि रेल का परिवहन कब बिछाया जा सकता है या उसको विकसित किया जा सकता है जिस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो। सबसे ज्यादा रेल परिवहन बहुत खर्चीला है। तो कहने का मतलब है मेरा कि रेल परिवहन का विकास या रेल परिवहन के विकास में अवरुद्ध तत्व कौन कौन से या कारक कौन कौन से हैं, तो उन कारकों का मैं यहाँ लिखा ही देता हूं ताकि आपको याद रखना होगा कि ये रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व, कारक लिख दो या तत्व लिख दो। तो कारक कौन कौन से हैं? एक पहला है भू आकृति, भू आकृति, दूसरा है आर्थिक स्थिति, आर्थिक, और तीसरा है प्रशासनिक। तीसरा कौन सा है? प्रशासनिक स्थितियां, प्रशासनिक स्थितियां। ठीक है, ये है जो रेल परिवहन को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। तो वापस देख लीजिएगा साथियों फटाफट, रेलवे परिवहन किस लिए काम आता है? भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में लंबी दूरी तय करने में, यात्रा करने के लिए, पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, आने जाने के लिए, सबके लिए। इसके साथ ही रेलवे परिवहन का विकास उत्तरी मैदानों में बेहतर है। बेहतर होने का कारण क्या है? वह सघन जनसंख्या है। इसके साथ ही आर्थिक धन संपदा होगी अच्छी है,
और दूसरा एक समतल मैदान है, वहाँ दिक्कत इतनी आ रही है कि नदियों पर जो पुल बनाए जाने हैं, वहाँ थोड़े से ज़्यादा क्या मतलब आर्थिक नुकसान अर्थात है ज़्यादा खर्चा आता है। और दूसरा इसके साथ ही भारत में पहली रेल कब चली तो 1853 में, कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई से ठाणे तक, और कितने किलोमीटर की यात्रा करती थी वो, तो 34 किलोमीटर। और कश्मीर की घाटी में बनियाल से लेकर बारामूला तक रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, ये थोड़ा याद कर लेना। और रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले तत्वों में कौन कौन है या कारकों में कौन कौन है, तो भू आकृति है, आर्थिक स्थिति है और प्रशासनिक स्थितियां सम्मिलित है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं अपने पाइपलाइन परिवहन की। कौन से परिवहन की? पाइपलाइन परिवहन की। तो पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन प्रारंभ में पाइपलाइन परिवहन का विकास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पाइपलाइन परिवहन का विकास क्या किया गया। और पाइपलाइन परिवहन का विकास इसलिए किया गया कि जैसे कि कोई परमाणविक जो कोई आणविक उद्योग है उनकी स्थापना के लिए, या फिर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, या फिर अपने पेट्रोल है, डीजल है, ये जो रसायन है, या इनके साथ ही अपने तेल है, इनका क्या करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन के लिए जो सड़कों के यानों के माध्यम से इतना बेहतर नहीं है, उससे बेहतर की पाइपलाइन से या पाइपलाइन परिवहन से महत्वपूर्ण है। पाइपलाइन, पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। तो इसका जो अगर हम महत्वपूर्ण बात देखें पाइपलाइन परिवहन की, तो जैसा कि साथियों अगर हम बात करें पाइपलाइन परिवहन में, तो हम ये कच्चे तेल के लिए, पेट्रोल उत्पाद के लिए तथा तेल की प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उपलब्ध या गैस शोधनशालाओं के लिए या उर्वरक कारखानों के लिए, और इसके साथ ही ये अपने कहाँ कहाँ काम आते हैं, इसके हमने देखा कि पहले इन पाइपलाइनों का उपयोग कहाँ किया जाता था? घर घर पानी पहुंचाने के लिए, यानी कि जल के लिए या पानी पहुंचाने के लिए इन पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में शोधनशालाओं में इनका प्रयोग किया जाने लगा धीरे धीरे। और इसके साथ ही इस पाइपलाइनों को इनके माध्यम से क्या क्या लाया जाने लगा? कच्चा माल के लिए, जो कच्चा तेल है उनको पहुंचाने के लिए, पेट्रोल को पहुंचाने के लिए, गैस को। और फिर साथियों अगर इनकी बात करें तो शोधनशालाओं में बरेली में, पानीपत है, मथुरा है, इनको मतलब इन शोधनशालाओं के विकास के लिए भी ये पाइपलाइन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये पाइपलाइन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बिछाने के समय इनमें ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन बिछाने के बाद इन्हें कोई खर्चा नहीं आता, एक बार ज्यादा खर्चा आता है। इसलिए ये वाहन अंतरण, देरी तथा हानियां दोनों लगभग नहीं के बराबर होती है इसमें। तो पाइपलाइन परिवहन, तो मतलब इसमें किसका परिवहन किया जाता है? तो कच्चा तेल, कच्चा तेल, पेट्रोल, गैस आदि का परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से, पाइप लाइनों के माध्यम से, ठीक है, पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। और इसके साथ ही ये हो गया, तो कच्चा तेल, पेट्रोल, गैस आदि का परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से। दूसरा, इसके कारण, इसके कारण बरौनी, मथुरा, पानीपत आदि शोधशालाओं को लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, विकसित भी हुई, ठीक है। और इसके साथ और अगर बात करें तो ये निर्माण के समय इनका निर्माण, इनके निर्माण लागत में, निर्माण लागत में अधिक धन खर्च होता है, अधिक धन खर्च
लेकिन बाद का परिवहन सस्ता है, बाद का परिवहन सस्ता है, सस्ता है। अब ये कैसे देखो साथियों कि जैसे हमारे घर क्या लाना है, मतलब अगर नल की बात करें, पानी की बात करें, तो हमारे घर पानी लाना है, तो उस समय हम एक बार जिस समय पाइपलाइन बिछाएंगे तो हमारे खर्चा कौन सा आएगा, जो पाइपलाइन बिछाने का आएगा। उसके बाद तो जो जल आएगा उसका कोई खर्चा थोड़ी आएगा। ये थोड़ी है कि इसमें भी डीजल है, पेट्रोल बलता है, या ये इसमें भी सीएनजी या एलपीजी गैस को डालना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, तो इसलिए ये सस्ता होता है। तो ये इनका निर्माण तो एक बार जिस समय इनका निर्माण करेंगे या इनको बिछाएंगे पाइपलाइनों को, तो उसमें इनमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, बाद में खर्चा नहीं आएगा। बाद में इसका परिवहन क्या है, बहुत ही सस्ता है। और दूसरा, वाहनांतरण व खतरे की कमी, खतरे अर्थात हानि की संभावना न के बराबर, न के बराबर। एक नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। कैसा बनेगा प्रश्न? प्रश्न है कि वो परिवहन जिसमें वाहनांतरण और खतरे या हानि की संभावना न के बराबर रहती है। यहाँ हानि सबसे बेहतर है, खतरे से बेहतर शब्द है हानि। हाँ, तो वाहनांतरण या हानि की संभावना न के बराबर रहती है, वो कौन सा परिवहन है? तो पाइपलाइन परिवहन है। अब साथियों, पाइपलाइन परिवहन, इनको अलग 3 भागों में विभाजित किया गया है पाइपलाइन परिवहन को। तो सबसे पहले असम से लगाकर कानपुर उत्तर प्रदेश तक है विभाजित गैस लाइन पहली। फिर दूसरी है वो है गुजरात के सलावा से लेकर पंजाब के जालंधर तक है। और तीसरी है वो है अपने गुजरात के हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर और मध्य प्रदेश के विजयपुर तक है। तो 3 है। सबसे पहली कहाँ से कहाँ तक? तो सबसे पहली बात करें तो वो है अपने असम से लेकर कहाँ तक? कानपुर। तो 3 गैस लाइन है। तो पहली पाइपलाइन, पाइपलाइन 1, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, मतलब इनका पहली पाइपलाइन का क्षेत्र कहाँ से है? तो पहला है वो है अपने असम से गुवाहाटी, ठीक है, इलाहाबाद, और इलाहाबाद से होते हुए कानपुर, गुवाहाटी इलाहाबाद से कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश तक, यूपी, ठीक है, तक। तो पहली पाइपलाइन है इनकी 3 भागों में विभाजित है। पहला है जो असम के गुवाहाटी से इलाहाबाद से होते हुए कानपुर और कानपुर यूपी तक है। दूसरी गुजरात का सयाना, गुजरात के सयाना, सयाना से, गुजरात के सयाना से मथुरा से सोनीपत, मथुरा सोनीपत से जालंधर पंजाब तक, जालंधर पंजाब तक, पंजाब तक, ठीक है साथियों। तो ये थोड़ा याद कर लेना आपने कि जो पहली पाइपलाइन है वो बिछाई गई असम से गुवाहाटी इलाहाबाद, ये गुवाहाटी, फिर इसके बाद जो अपने अभी लिखा था ना, ये बरौनी, ये बरौनी इसमें ही सम्मिलित है, गुवाहाटी, बरौनी, और बरौनी से लेकर इलाहाबाद, और इलाहाबाद से लेकर कानपुर यूपी तक है। दूसरी गुजरात के सयाना से लेकर मथुरा, मथुरा से सोनीपत होते हुए आगे जालंधर पंजाब तक ये है। और फिर तीसरी लाइन है वो है गुजरात, ठीक है, कौन सी है? गुजरात, गुजरात से पानीपत, अपने गुजरात, पानीपत, फिर मध्य प्रदेश के विजयपुर, विजयपुर, विजयपुर एमपी,
विजयपुर कहाँ है? एमपी। ठीक है। और गुजरात का कौन सा क्षेत्र है साथियों? तो ये भी याद करना, हजारा। हजारा। ठीक है। विजयपुर एमपी। फिर यूपी में भी जाती है, इसके साथ ये राजस्थान के कोटा। राजस्थान के कोटा। और तो एक आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो विजयपुर हजारा, ये जो हजारी क्षेत्र है या गैस पाइप परियोजना, ये कौन कौन से राज्यों में सम्मिलित है? तो ये गुजरात में भी सम्मिलित है, उसके बाद एमपी में भी सम्मिलित है, और इसके साथ ही कौन सा है? हरियाणा में भी सम्मिलित है। तो नहीं, माफ कीजिए, गुजरात जो हजारी विजयपुर ये परियोजना है, ये कौन कौन से क्षेत्र में सम्मिलित है? तो एक तो गुजरात राज्य में है, इसके साथ ही विजयपुर एमपी राज्य मध्य प्रदेश में है, यूपी उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही राजस्थान का कोटा है वो उसमें भी सम्मिलित है। अर्थात महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में ये नहीं है। तो 4 राज्यों के नाम याद रखने, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? कोटा क्षेत्र है। तो राजस्थान का एक ही क्षेत्र है जो इसमें हजारा या विजयपुर परियोजना जो है, इस गैस परियोजना है, इसमें आता है पाइपलाइन वाले में, और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? कोटा है। तो एक बार वापस देख लीजिएगा साथियों, 3 गैस परियोजनाएं हैं। 3 गैस परियोजनाओं में पहली है वो है असम के गुवाहाटी से होते हुए, बरौनी से होते हुए आगे इलाहाबाद, और इलाहाबाद से होते हुए कानपुर उत्तर प्रदेश तक है। फिर दूसरी गैस लाइन है वो है अपने गुजरात के सयाना से होते हुए मथुरा, और फिर आगे मथुरा से होते हुए सोनीपत, और सोनीपत से होते हुए ये आगे गैस लाइन कहाँ तक चली जाती है? ये जाती है जालंधर पंजाब तक। और उसके बाद है वो है हजारा अपने गुजरात से आगे बढ़ते हुए विजयपुर मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से आगे होते हुए ये राजस्थान के कोटा तक, और इस प्रकार ये आगे मतलब उत्तर प्रदेश तक जाती हुई क्या करती है? अपनी दूरी को पूरा करती है। तो ये 3 गैसीय पाइपलाइन है इसकी, कौन से जो पाइपलाइन परिवहन के लिए, और इनसे कच्चा माल पेट्रोल है या गैस है या कुछ भी मतलब प्रकृति गैस वगैरह, ये सारा का सारा इनके साथ क्या होता है साथियों? इन पाइपलाइनों के माध्यम से क्या इनका परिवहन संभव है। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज इतना ही। नमस्कार।